ओके, व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म, क्या होता है? क्या? उप्स का एक कंसेप्ट है, राइट? ओके, क्या क्या चीज़ें रहती है इसके अंदर में, आप कहाँ यूज़ करते हैं, मुझे एप्लीकेशंस बताइए। डेफिनेशन तो उसकी मालूम है, लेकिन उसके एप्लीकेशंस क्या है, कहाँ हम उसे यूज़ कर सकते हैं? लास्ट रो, एप्लीकेशंस। पॉलीमॉर्फिज्म आपने पढ़ लिया, राइट? ओके, सी प्लस प्लस में भी पढ़ा है, जावा में भी पढ़ा है, राइट? यूज़ कहाँ किया है, बोलिए, कहाँ पे यूज़ करते हैं पॉलीमॉर्फिज्म का कंसेप्ट? नॉर्मल डेफिनेशन बताइए पहले, चलिए। नॉर्मल डेफिनेशन क्या है पॉलीमॉर्फिज्म की? आवाज़ नहीं आ रही, थोड़ा जोर से बोलो, जल्दी, क्या है? देयर आर टू टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म्स, राइट? कौन कौन से? एक स्टैटिक है और एक डायनामिक है, राइट? ओके, स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म किसको बोलेंगे? नहीं, वो तो उसके अंदर का कंसेप्ट हो गया है, राइट? लेकिन स्टैटिक क्यों बोला जाता है? ओके, ठीक है, कंपाइल टाइम पे ही, राइट? अगर कुछ एरर्स है या फिर अगर पैरामीटर्स प्रॉपर नहीं है तो आपको वो उसी वक्त प्रॉम्प्ट कर देगा, ठीक है? आगे प्रोसेस नहीं करेगा, राइट? और डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म कहाँ यूज होगा? रन टाइम में, राइट? अगर आपको रन टाइम में किसी एक क्लास को यूज करना है, उसके फीचर्स यूज करने हैं, तो आप शिफ्ट कर सकते हो ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट को आप उसका रेफरेंस अलॉट कर सकते हो उस पर्टिकुलर मेथड का, राइट? रन टाइम में आप चेंज कर सकते हैं कि नहीं, मुझे 2 पैरामीटर वाला मेथड चाहिए, मुझे 3 पैरामीटर वाला मेथड चाहिए, ठीक है? ओके, यानी जहाँ पर हम रन टाइम में अलोकेशन ऑफ परफॉर्मेंस कर रहे हैं, वहाँ पे हम क्या बोलेंगे? डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है? ओके, यहाँ पे क्या, कौन सा कंसेप्ट पढ़ा था आपने? फंक्शन ओवर राइडिंग, राइट? यानी ऑलरेडी वो फंक्शन किसी एक पर्पस के लिए बना है, लेकिन रन टाइम में आपको लगता है कि नहीं, मुझे ये चीज़ भी परफॉर्म करके चाहिए इस फंक्शन से, ठीक है? तो उसको आप ओवरराइड करते हो, राइट? जैसे एक क्लास है, एक क्लास के अंदर में फंक्शन बना है 2 इंटीजर्स के लिए, 2 इंटीजर के एडिशन के लिए, ठीक है? बी क्लास में आपने एक फंक्शन को ओवरराइड कर दिया, उसी फंक्शन को आपने बी क्लास के लिए ओवरराइड कर दिया स्ट्रिंग के एडिशन के लिए, ठीक है? ओके, प्रोग्राम में इंटीजर वाली चीज़ें चल रही है रन टाइम में, लेकिन प्रोग्राम से ही, यानी विदाउट प्रोग्राम को बंद करे, हम स्ट्रिंग और इंटीजर दोनों को ही हम शिफ्ट कर सकते हैं सिंगल ऑब्जेक्ट पे, ठीक है? यूजिंग पॉलीमॉर्फिज्म कंसेप्ट। ठीक है, कंपाइल टाइम सेम चीज, ओके? यहाँ पे आपका ऑपरेटर ओवरलोडिंग एंड फंक्शन ओवरलोडिंग, राइट? ओके, स्टैटिक के लिए, ठीक है? स्टैटिक का आपको सभी को पता है, फंक्शन ओवरलोडिंग किसे कहते हैं, सिंटैक्स कैसा रहता है, सेम वही है जो जावा में आपने पढ़ा है, राइट? पहले आपका एक्सेस स्पेसिफायर्स रहेगा रिटर्न टाइप के प्लेस पे, देन फंक्शन का नाम, ठीक है? देन उसके बाद में पैरामीटर्स, ओके? और यहाँ पे पैरामीटर वाइज जो है चीज़ें हैं वो वेरी होंगी, ठीक है? ओके, फर्स्ट वाला एंड सेकंड वाला दोनों में डिफरेंस है, क्या हो गया, ठीक है? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोनों भी फंक्शंस नाम सेम है, पैरामीटर भी सेम है, राइट? यानी सिग्नेचर्स उसके सेम है, ओके? 2 पैरामीटर 2 पैरामीटर्स, ठीक है?
यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 पैरामीटर्स है, तो यहाँ पे ये ओवरलोड हो रहा है। ओके, नॉर्मली देखा जाए तो एडिशन, हम एक छोटे ट्रक को भी ट्रक बोलते हैं, बड़े ट्रक को भी ट्रक बोलते हैं, राइट। ट्रक क्यों बोला जाता है? क्योंकि वो ट्रेवलिंग में यूज़ हो रहा है ना, एक जगह से ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ हो रहा है, किसी चीज़ को ले जाने के लिए, ठीक है। लेकिन दोनों, हमने बड़े ट्रक को क्या किया, ओवरलोड कर दिया। पहले वाला ट्रक सिर्फ जैसे 20 किलो का वजन लेके जा रहा है, तो दूसरे वाला ट्रक जो है वो 50 किलो का वजन लेके जा रहा है, ठीक है। वेट के हिसाब से वो डिफरेंस है, राइट। नाम दोनों के सेम है, ठीक है। तो जहाँ पे जिसकी ज़रूरत है वहाँ पर वो ओवरलोड हो जाएगा, ठीक है। आप यूज़ कर सकते हैं, राइट। ओके, तो इसका एक पहले प्रोग्राम, राइट, पहले इसका एक प्रोग्राम देख लेते हैं कैसे करेंगे। कल कैसे बताया था मैंने, स्टार्ट कैसे करना है आपको? स्ट्रक्चर क्लियर हो गया था कल का? इसी प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, इसी में ले लेंगे। ओके, ठीक है, राइट क्लिक करेंगे, राइट, एक प्रोजेक्ट ऐड करेंगे, न्यू, ओके। इसमें कंसोल एप्लीकेशन ले लेते हैं, राइट। ठीक है, ये आपका स्ट्रक्चर है, मेन स्ट्रक्चर, ठीक। सबसे पहला काम, प्रोजेक्ट को स्टार्टअप प्रोजेक्ट बना देंगे, ठीक है। देन देखिए ये एक क्लास है आपकी, ओके। आप चाहे तो फंक्शंस यहाँ पे भी बना सकते हैं, राइट, और चाहे तो किसी और क्लास के अंदर भी बना सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं इस क्लास के अंदर बनाऊंगा तो इस क्लास के अंदर मैं डायरेक्टली उसको यूज़ कर सकता हूँ, ओके। माई फंक्शन नाम से एक फंक्शन आपने क्रिएट किया, ठीक है। इसका रिटर्न टाइप वॉइड, ठीक, ओके। एंड यहाँ से कंसोल डॉट राइट लाइन फंक्शन 1, ठीक। ये एक नॉर्मल फंक्शन हो गया जो कि विदाउट एनी पैरामीटर है, ठीक है, ओके। फंक्शन के भी टाइप्स होते हैं ना, विदाउट पैरामीटर, ठीक है, दूसरा, तो तीसरा, राइट।
यहाँ पे इंटीजर a फंक्शन 1 कॉलिंग विथ इंटीजर वैल्यू। ओके, ये दूसरा फंक्शन हो गया, राइट। एंड तीसरा फंक्शन स्ट्रिंग नेम फंक्शन 1 कॉलिंग विथ स्ट्रिंग वैल्यू। ठीक है, ये तीन जस्ट एक बेसिक फंक्शंस क्रिएट किए हैं। ठीक है, ओके। इंटीजर a कॉमा स्ट्रिंग नेम फंक्शन 1 कॉलिंग विथ इंटीजर प्लस स्ट्रिंग। ठीक है, ओके, ये नॉर्मल फंक्शंस बना दे। ठीक, एंड देन यहाँ पे अगर मैं माई फंक्शंस करूँगा, राइट, ठीक, प्रोजेक्टर चालू करना है। एक मिनट, इसको पावर पास करेगा। ओके, स्टैटिक है ना ये क्लास। ठीक है, स्टैटिक। देखिए, अभी माई फंक्शन में यूज़ कर रहा हूँ मेन प्रोग्राम में, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि इस फंक्शन के यानी 4 पैरामीटर्स के फॉर्म्स बने हुए हैं, राइट। ओके, मुझे यहाँ पे फिर जो भी यूज़ करना है वो कर सकता हूँ। ठीक है, राइट। ओके, अगर मैं नॉर्मल कॉल करता हूँ तो वो नॉर्मल वाले फंक्शन को कॉल करेगा, पैरामीटर्स के साथ करूँगा तो पैरामीटर वाले फंक्शन को कॉल करेगा। ठीक है, ठीक है, इसको रन करते हैं। राइट, फर्स्ट फंक्शन कॉल हुआ, सेकंड कॉल हुआ, थर्ड कॉल हुआ एंड फोर्थ, राइट। ओके, चलिए जल्दी से 10 मिनट के अंदर में ये प्रोग्राम आप लोग बनाएंगे अभी जल्दी। ठीक है, ओके, बेसिक ही बनाइए स्ट्रक्चर पहले, राइट। और एक चीज़ ध्यान में रखिए, मेरा काम है आप लोगों को सिर्फ बताना कि कौन सी चीज़ कैसे यूज़ होती है। ठीक है, कार ड्राइविंग किस किसने सीखा है? ड्राइविंग स्कूल से सीखी है? खुद से? ठीक है, फिर काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस किया होगा। ठीक है, जिसने ड्राइविंग स्कूल से सीखा है वो सिर्फ बताते हैं कि एक्सीलेटर दबाओगे तो गाड़ी आगे जाएंगी, राइट, स्टीयरिंग राइट मोड़ोगे तो राइट में मुड़ेंगी, लेफ्ट मोड़ोगे तो लेफ्ट में मुड़ेंगी। लेकिन रियल लाइफ में डिसीजंस आपके रहने चाहिए कि कैसे गाड़ी चलानी है, ट्रक किधर से आएगा, उसके हिसाब से आपको डिसीजंस लेने पड़ते हैं। ठीक है, उसी तरह से मैं आपको बता सकता हूँ कि पॉलीमॉर्फिज्म में फंक्शन ओवरलोडिंग इस तरीके से यूज़ किया जाता है।
लेकिन आपके सामने अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो वहाँ पर फंक्शन ओवरलोडिंग से हम उस प्रॉब्लम को कर सकते हैं क्या सॉल्व, वो आपका डिसीजन रहना चाहिए। ठीक है, ओके, क्लियर है। यानी रियल प्रोग्राम में राइट, जब भी आप कोई एप्लीकेशन डिज़ाइन करेंगे तो वहाँ पर हम पॉलीमॉर्फिज्म यूज़ कर सकते हैं क्या, राइट, वैसा पहले प्लानिंग करनी पड़ती है। ठीक है, चलिए जल्दी बनाइए। किसी को प्रोजेक्ट ओपन करने में दिक्कत जा रही होंगी तो पूछिए कैसे करना है। कंसोल डॉट रीड की, जैसे सी प्रोग्राम के अंदर में गेट सी एच लिखते हैं प्रोग्राम को होल्ड करने के लिए, ठीक उसी तरह से यहाँ पे भी आपको होल्ड करना पड़ेगा क्योंकि हम कंसोल एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं फिलहाल। ठीक है, तो कंसोल एप्लीकेशन में क्या होगा, कंसोल एप्लीकेशन स्टार्ट होके बैकग्राउंड में प्रोसेस के लिए चले जाएगा। अगर आपने क्लोज वाला लिखा है तो क्लोज हो जाएगा। ठीक है,
चलिए हो गया, बन गया, रन हुआ प्रॉपर, राइट। अब आपके प्रोजेक्ट में आपको ये पता है क्या कि कितने पैरामीटर्स वाली चीज़ें आने वाली है, या कितने पैरामीटर का ही फंक्शन रहेगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा 10 पैरामीटर या 5 पैरामीटर के लिए फंक्शंस बना सकते हैं, लेकिन आपको पता है क्या कि आगे रियल लाइफ में कितने पैरामीटर आ सकते हैं, नहीं मालूम, राइट। ओके, तो इस केस के लिए भी डॉटनेट के पास में एक सोल्यूशन है, ठीक है, नो पैरामीटर जिसे हम बोलेंगे, ठीक है। ठीक है, नो पैरामीटर के पहले एक ऑप्शनल पैरामीटर देख लेते हैं, ठीक है। ठीक है, ऑप्शनल का मीनिंग क्या है? ऑप्शनल हम वर्ड बोलते हैं तो उसका मीनिंग क्या आता है दिमाग में, कि एक ऐसी चीज़ जिसे हम छोड़ सकते हैं, ठीक है, ओके, राइट। तो ऑप्शनल पैरामीटर यानी कुछ ऐसे भी पैरामीटर रहेंगे जो हम नहीं डालेंगे तो भी चलेगा, डालेंगे तो भी चलेगा, राइट, और कुछ जो रहेंगे फिक्स रहेंगे। जैसे मैं फंक्शन बनाया 2 पैरामीटर के लिए, ठीक है, तो मुझे 2 पैरामीटर डालना ही है उसको रन करने के लिए, ठीक है, ओके। लेकिन मैंने अगर उसमें एक ऑप्शनल रख दिया तो मैं एक डालूंगा तब भी मेरा फंक्शन जाएगा, दूसरी वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट रहेगी, ठीक है, जैसे डिफ़ॉल्ट पैरामीटर आप लोगों ने पढ़ा होगा C++ में, ठीक है, सेम वही कंसेप्ट है, राइट। मेथड पैरामीटर्स ऑप्शनल, ठीक है, ओके। यहाँ पर आप क्या करेंगे, पहला पैरामीटर एज इट इज़ रहेगा, यानी पहला पैरामीटर आपको देना ही है, फर्स्ट पैरामीटर आप पास करेंगे, और नेक्स्ट जो रहेगा वो पैरम फंक्शन यूज़ करेंगे। पैरम फंक्शन जो है वो इस क्लास से बिलोंग करता है, इंटर ओपी सर्विसेज, ठीक है, ओके, इससे बिलोंग करता है, राइट, जो कि सिस्टम आपके प्रोजेक्ट में इंक्लूड कर देता है बाय डिफ़ॉल्ट, क्लियर है। तो पैरम फंक्शन का हम यूज़ करेंगे यहाँ, पैरामीटर का। पैरम में क्या भेजना पड़ेगा आपको, एक ऑब्जेक्ट एरे, ओके। आप ऑब्जेक्ट क्लियर है सबको, जावा पढ़ा है आपने तो ऑब्जेक्ट क्लियर है। तो एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट अगर मैं बोलता हूँ तो एक ऑब्जेक्ट मतलब पैरामीटर और उसके फंक्शनैलिटीज, ठीक है, यानी क्लास, एक क्लास, राइट, सिंगल ऑब्जेक्ट है तो एक यूनिट यानी एक क्वांटिटी, ठीक है। अगर एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बोल रहा हूँ तो मल्टीपल, जैसे स्टूडेंट का एक सिंगल ऑब्जेक्ट और 10 स्टूडेंट का मल्टीपल ऑब्जेक्ट, राइट। तो यहाँ पे एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट बोल रहा है, ऑब्जेक्ट में इंटीजर भी हो सकता है, स्ट्रिंग भी हो सकता है, क्लास ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, ठीक है, ओके, एनीथिंग ऑब्जेक्ट बोला है, राइट। तो एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग का भी एरे भेज सकता हूँ, इंटीजर का भी एक एरे भेज सकता हूँ, ठीक है। अब इसके पहले जो आपने प्रोग्राम बनाया उसके अंदर में आपने पहला एक इसके लिए बनाया था, दूसरा आपने जो फंक्शन बनाया वो 2 पैरामीटर्स के लिए बनाए इंटीजर के, तीसरा फंक्शन बनाया 3 पैरामीटर्स के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक ही फंक्शन बनाऊंगा और प्रोग्राम से मैंने अगर एक वैल्यू भेजी, राइट, तो दूसरी वैल्यू नल जाएगी, ठीक है, यानी ऑब्जेक्ट में कुछ भी नहीं जाएगा तो कुछ भी प्रोसेस नहीं होगा, सिंगल ही वैल्यू के साथ वो ऑपरेट होगा, राइट। लेकिन मुझे अगर 10 वैल्यूज़ का समेशन करना है, राइट, तो मैं क्या करूँगा, एक इंटीजर एरे बनाऊंगा, उसके अंदर मैं पूरे 10 वैल्यूज़ डाल दूंगा, ठीक है, ओके, और ये पास कर दूंगा मेरे फंक्शन को, ठीक है। तो फंक्शन के अंदर में आप फंक्शनैलिटी कैसी बनाएंगे, एरे को रीड करेंगे और जो भी प्रोसेस आगे आपको परफॉर्म करना है वो कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट आया है आपके पास, राइट, तो फर्स्ट वैल्यू एज इट इज़ रहेगी, ठीक है। तो फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू रिजल्ट, और फिर रिजल्ट में +1 करते जाएंगे ऑब्जेक्ट जब तक के चल रहा है तब तक, ठीक है, ओके। एंड लास्ट में फाइनली आप आउटपुट डिस्प्ले करेंगे, या फिर रिटर्न अगर वैल्यू ले रहे हैं तो रिटर्न कराएंगे, ठीक है। ऑप्शनल पैरामीटर का यूज़ क्या है, सिर्फ इतना कि वो ऑप्शनल पार्ट है, वो आप भेजो या ना भेजो,
पहला एक पैरामीटर आपको भेजना है, राइट। सेकंड वाले में वैल्यू रहेगी नहीं रहेंगी कोई फर्क नहीं पड़ेगा फंक्शन को, ठीक है, क्योंकि यहाँ फिक्स नहीं कर रहे हो आप कि कितने पैरामीटर्स जाएंगे। अब यहाँ पे एरे में बता रहे हो कि 10 है, 20 है, 25 है, 30 है, ठीक है, ओके। तो इस तरीके से उसका डिज़ाइन रहेगा, राइट, ओके। जैसे देखिए एरे, यहाँ पे इंटीजर एरे आप बना रहे हो, राइट, इस तरीके से हम भेजते थे, ठीक है। उसी चीज़ को यहाँ पे मैं इस तरीके से भेज रहा हूँ अभी, राइट। मैंने एक ऑब्जेक्ट बना दिया न्यू, उसी के अंदर में मैंने यहाँ पे पैरामीटर पास कर दिया फंक्शन में, राइट। यानी 2 पैरामीटर मैंने फिक्स रखे और उसके बाद के मैंने ऑप्शनल बना दिए कि भैया रह भी सकते हैं नहीं भी रह सकते, राइट। यहाँ पे फंक्शन के अंदर में ही मैंने उसको इनिशियलाइज करके दे दिया सामने, ठीक है। प्रोग्राम में आप एक ऑब्जेक्ट में लेंगे, देन उसके बाद ऑब्जेक्ट पास करेंगे, ओके, ठीक है। तो चलिए सिंटैक्स आपके पास में है, राइट। एक प्रोजेक्ट स्टार्ट कीजिए पैरम नाम से, प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे पैरम नाम से, ठीक है, और इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। कीजिए जल्दी से। एरे कैसे बनाएंगे, जैसे जावा में आपने बनाया था स्ट्रिंग इंटीजर एरे, जावा में इंटीजर एरे बनाया था ना, हाँ, जावा में इंटीजर एरे, राइट, वैसे ही बनाना है, ओके। पैरामीटर पे वही रहेगा सिंटैक्स। क्या नहीं आ रहा, न्यू प्रोजेक्ट नहीं आ रहा है, बंद कर दो ना पहले इसको, ठीक है। कहाँ गया? देखिए मैं सिंगल सोल्यूशन के अंदर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स बना रहा हूँ, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप लोग भी सिंगल के अंदर बनाएं, आप सेपरेट भी ओपन कर सकते हैं, राइट, ओके। कंसेप्ट ध्यान में रखिए सिर्फ पैरम पैरामीटर का, ठीक है। एक एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट उसको पास करना है, राइट, ओके। ऑप्शनल पैरामीटर है वो, चलो जल्दी कैसे कर रहे हो। ये फंक्शन में 2 इंटीजर वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट भेज रहे हैं, ठीक है, फिक्स भेज रहे हैं। देन उसके बाद में क्या किया है, यहाँ पे थर्ड वाला जो पैरामीटर है उसको, ये क्या बंद हो जाता है ये, ओके, ठीक है। यहाँ पे सेकंड वाले में आप क्या कर रहे हैं, फिर थर्ड वाले में पैरामीटर भेज रहे हैं, राइट, ओके। और फर्स्ट 2 का तो आप पहले रिजल्ट ले ले रहे हैं। अगर ये रहेगा, एरे अगर रहेगा तो ही ये लूप चलेगा, नहीं तो फर्स्ट 2 का तो रिजल्ट आपको मिलेगा, ठीक है,
ओके। मेन प्रोग्राम से आपको एरे भेजना है इंटीजर, ठीक है। चलिए जल्दी कीजिए, कंसेप्ट ध्यान में रखिए कि कैसे यूज करना है उसको। कैसे करते हैं डिक्लेयर? हाँ, एरे ऑब्जेक्ट कैसे डिक्लेयर करते हैं? पता है नहीं पता है? हाँ, वो खुद ही आपको बता देता है। टैब दबाएगा तो कर देगा आपके लिए, वो खुद ही पूरा प्रोसेस कर देगा, राइट। ये नए इसमें आया है, पुराने में नहीं थे। वर्जन 22 है ना आपके पास इंस्टॉल्ड। जैसे जैसे एडवांस होते जा रहा है वैसे वैसे कोडिंग आपको ऑटोमेटिकली वो बना बना के देते जा रहा है। हो गया? ठीक है, आपने फंक्शन तो क्रिएट कर लिया है, राइट। मेन प्रोग्राम से आप कैसे भेजेंगे इसको वैल्यूज़? या जहाँ से भी आपको भेजना है वैल्यूज़, वो आप कैसे भेजेंगे? आप पहले क्या बनाएंगे उसका? एक एरे, ठीक है। ठीक है, तो इंटीजर एरे किस तरीके से बनाएंगे आप? क्या है सिंटैक्स बताइए? इंट ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स के अंदर दे सकते हैं साइज। एक मिनट, इंट लिस्ट, ठीक है, न्यू, ठीक है, ओके। ये एक एरे बन गया आपका, राइट।
यहाँ पे आप साइज़ मेंशन कर सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 5, ठीक है, ओके। ये 5 साइज़ मेंशन हो गया। देन इसके अंदर में आपको एक वैल्यूज़ भी आपको डालनी है, राइट। तो आप यहाँ पे यूज़र से भी ले सकते हैं वैल्यूज़ और ख़ुद भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप वैल्यूज़ डाल सकते हैं 10, 20, 30, 40, 50, ठीक है। आपने यहाँ वैल्यू डाल दिया, राइट। और फंक्शन को कॉल करना है तो नॉर्मल जिस तरीके से हम नॉर्मल फंक्शंस को करते हैं सेम उसी तरह से कॉल करेंगे 100, इंट लिस्ट, ठीक है। और इसका जो रिटर्न आएगा वैल्यू उसको यूज़ कर लेते हैं, कंसोल डॉट राइट लाइन पैरम आउटपुट, ठीक है, प्लस। अब देखिए यहाँ पे एक एरर आएगा, ठीक है, ओके। 22 है ना, तो ये कई चीज़ें खुद ही सेट कर देता है, राइट, ओके। यहाँ से क्या आ रहा है आपका, एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न आएंगी और ये क्या है आपकी स्ट्रिंग, ओके, ठीक है। तो इस केस में आप यहाँ पे क्या लगाएंगे, डॉट करके टू स्ट्रिंग, यानी जो भी रिटर्न आई है वैल्यू उसको टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, ओके। चलिए इसको एक बार बिल्ड करके रन करते हैं। यहाँ से अभी कुछ भी फंक्शन में कुछ लिखा नहीं है ना अपन ने, राइट, ओके। चलिए रिजल्ट इज इक्वल टू ए प्लस रिजल्ट, ठीक है, रिटर्न लिख दिया गया रिजल्ट, ठीक है। एंड देन इसको कैसे लिखेंगे, फॉर ईच पढ़ा है कि आप लोगों ने, फॉर ईच का यूज़ कैसे करना है, फॉर ईच देन डेटा टाइप है ना, इंटीजर आई, राइट, इंट ऑब्जेक्ट्स, राइट, ओके। इसके अंदर में वन एक एक चीज़ें यहाँ पे जो है वो, ठीक है। कुछ मिस्टेक कर रहा हो क्या, पैरेंथेसिस, राइट, ठीक है। चलिए यहाँ पे अब आई क्या करना है हमको, यहाँ पे रिटर्न रिजल्ट, राइट, रिजल्ट प्लस आई ये होते जाएगा और यहाँ से रिटर्न हो जाएगा आपका रिजल्ट, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू यूर फंक्शनैलिटी आप उसको बना सकते हैं, ठीक है। जैसे मल्टीपल स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट का पहला तो आप एक ऑब्जेक्ट भेज सकते हो, फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रहेंगे तो उसका एक एरे बना के भेज सकते हो, ठीक है, ओके। नहीं हाँ, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट ही रहेगा, ये इंट आएगा, राइट। यहाँ पे इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा ना अपने को,
डिफ़ॉल्ट कन्वर्ट कर लेगा ना उसको। ठीक है, अभी डायरेक्टली ले लेते हैं। ठीक है, ओके, कि कंसेप्ट क्लियर हुआ, कैसे यूज़ करना है वो क्लियर हुआ। लेफ्ट साइड ओके। व्हाट इज क्लास? क्लास पता है सबको, राइट? उसके फील्ड्स पता है। फील्ड मतलब, फील्ड्स मतलब क्लास के अंदर मैं बोल रहा हूँ फील्ड, राइट? तो इसको आप क्या बोलेंगे? डेटा, नॉट मेथड, राइट? फील्ड मतलब क्या होगा उसके? डेटा। ठीक है, ओके। तो एक क्लास का यूज करके एक सिंपल प्रोग्राम आप बना के दिखा सकते हो। जैसे ये एक क्लास है जिसमें मेन है, इसके अलावा आप एक अलग से क्लास बनाइए सेपरेट। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ठीक है, ये आपकी एक सिंगल क्लास हो गई अलग, राइट? ओके। यहाँ पे एक क्लास बनाते हैं टेस्ट। ठीक है, अब इस क्लास के अंदर में जो आप वैल्यूज़ यहाँ पे डिक्लेयर कर रहे हैं, राइट? ओके, ये क्या है? आपकी फील्ड। ठीक है, अब इस क्लास के अंदर के मेथड ही इसे यूज़ कर सकते हैं कि आउटसाइड मेथड यूज़ करेंगे? इसी क्लास के मेथड के अंदर ये वैल्यूज़ रहेगी, राइट? और अगर मुझे ये वैल्यूज़ को बाहर साइड में यूज़ करना है, यानी किसी और क्लास में यूज़ करना है, तो हम क्या करते हैं फिर? पब्लिक बनाते हैं उसे, राइट? ओके, इतना क्लियर है, राइट? तो एक छोटा सा प्रोग्राम बना के दिखाइए मुझे। क्लास बनाने बताया मैंने आपको, ठीक है? उसी तरह से आप यहाँ पे फंक्शंस डिक्लेयर करेंगे। रिटर्न इंट गेट वैल्यू, ठीक है? चलिए, यहाँ पे अगर इस फंक्शन को यूज़ करना है तो आप कैसे करेंगे यूज़? उसको एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा पहले, राइट? D2 क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है? ये कंसोल में अपन काम कर रहे हैं तो स्टैटिक ही बना लो इसको। एक मिनट, क्लास का नाम क्या है अपना? टेस्ट है। हाँ, निकाल दिया उसको, राइट? ठीक है, ये टेस्ट के अंदर D2 बन गया, राइट? D2 डॉट, यहाँ पे फंक्शंस दिख रहा है क्या आपको? फंक्शन अभी दिखाई दे रहा है, गेट वैल्यू वाला नहीं दिख रहा है, ठीक है? तो इसको क्या करेंगे?
पब्लिक राइट डॉट गेट वैल्यू, ठीक है, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी मेरे पास में, और यहाँ डिस्प्ले करा देते हैं डॉट राइट, ठीक है। इसकी वैल्यूज़ यहाँ पे कोई भी एक वैल्यू डाल सकते हैं आप। ओके, कंस्ट्रक्टर पता है, पढ़ा है, श्योर, आता है ना? ठीक है, ऐसा कर सकता हूँ। जब जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो यहाँ से वो इनिशियलाइज हो जाएगा, राइट। यहाँ से इसको एक वैल्यू भेज देते हैं ना, x, क्या बोल रहा हो, ओके, ठीक है, राइट, एक्सेसिबिलिटी का एरर दे रहा हो, राइट। तो इस तरीके से कोई वैल्यू असाइन करेंगे आप लोग, और एक कंस्ट्रक्टर का यूज़ करते हुए ऐसा एक बनाइए जल्दी से। इसमें क्या यूज़ किया अपन ने, फील्ड। अब जब भी पूरे प्रोग्राम में टेस्ट क्लास यूज़ होंगी, राइट, तो एक ही वैल्यू क्या रहेगी, पहली इनिशियल वैल्यू जो भी हम सेट करेंगे वो, ठीक है, जो भी आप सेट करेंगे। कोई भी बंदा जो है ये पब्लिक बना दिया है अपन ने, फंक्शन भी पब्लिक है, राइट, ओके, फील्ड भी पब्लिक है। अब जैसे मुझे पर सैलरी का एक फील्ड है, सैलरी के अंदर में मैंने कोई बैरियर अगर लगाना है कि 1000 से ज़्यादा की वैल्यू नहीं लेनी चाहिए अकॉर्डिंग टू कैटेगरी, राइट, कि जैसे अगर लेबर कैटेगरी का है बंदा है तो 5000 से मैक्स सैलरी असाइन नहीं होना चाहिए या जाना नहीं चाहिए डेटाबेस में। उसके लिए मैंने फंक्शन लिखना पड़ेगा एक वैलिडेट करने के लिए, अभी आज के डेट में, अभी, राइट, मैं यहाँ पे आऊँगा जब वैल्यू असाइन कर रहे हैं, फील्ड के अंदर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे कोई वैलिडेशन है क्या, अभी नहीं है। अब मुझे अगर वैलिडेट करना है तो हम क्या करेंगे, फिर यहाँ पे एक बैरियर लगाएंगे कि भैया इफ x की वैल्यू कैसे बनाएंगे, इफ x इज ग्रेटर देन 1000, राइट, ओके, एंड x is less than is equal to 5000, ठीक है। ओके, एक मिनट, इसको अपन डायरेक्ट कर देते हैं, x is less than 5000, ठीक है, इज इक्वल टू 5000, तो ही ये ए के अंदर में असाइन करेगा वैल्यू, राइट, अदरवाइज एल्स करेगा ए इज इक्वल टू 0, ठीक है। आपने यहाँ पे बना दिया है इसको, राइट। उसी तरह से सारे फील्ड्स के लिए आपको बनानी पड़ेंगी चीज़ें, ठीक है, या एक अलग से आपको पहले वैलिडेशन वाला फंक्शन एक सेपरेट बनाना पड़ेगा जहाँ पे आप सारे वैलिडेशंस लगाएंगे, ठीक है, ओके। ये फील्ड के साथ हो गया, यानी कैटेगरी और फील्ड, आप कैटेगरी भेजेंगे एक फंक्शन को, वो कैटेगरी वाइज फंक्शन चेक करेगा, देन रिटर्न करेगा, तो ही वैल्यू वो वैलिडेट होगी, अदरवाइज नहीं होगी, ठीक है, राइट। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि डायरेक्टली जैसे ही वो प्रॉपर्टी के अंदर वैल्यू जारी है उसी वक्त वो वैलिडेट कर दे, यानी एरर मैसेज आपके सामने आ जाएगा, यानी कंपाइल टाइम में ही, कि भाई ये वैल्यू नहीं होगा, ये वैल्यू एक्सेप्ट नहीं कर सकते हम, राइट, ओके। और कुछ यहाँ पे क्या है कि आपने एक ए बना दिया, उसकी वैल्यू वो रीड भी कर सकता है और उसको ओवरराइड भी कर सकता है, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ वैल्यूज जो है वो आप ओवरराइड नहीं करने दे सकते, उसको रीड ओनली बनाना है सिर्फ,
देन फिर उसको क्या करेंगे अपन, क्या किया है आप लोगों ने जावा के लिए, जावा में इसके लिए कांस्टेंट आप कर सकते हैं, कांस्टेंट एक यूज़ कर सकते हैं, राइट, ओके। लेकिन अगर क्लास का एक स्ट्रक्चर है, उसमें एक रीड ओनली वैल्यू मुझे रखनी है, तो उस केस में आप लोगों ने पढ़ा होगा एक गेटर एंड सेटर, गेट और सेट पढ़ा है, ठीक है, ओके। तो वहाँ पे क्लास की प्रॉपर्टी यूज़ होती है उस केस में, तो वहाँ पे गेट और सेट ये दो चीज़ें यूज़ होंगी। अगर मैंने उस क्लास के अंदर उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को, यानी सैलरी वाली प्रॉपर्टी को सिर्फ गेट रखा है, ठीक है, यहाँ से सिर्फ आप गेट कर सकते हो। जैसे मैंने एक लेबर क्लास बनाई, लेबर क्लास के अंदर में सैलरी को मैंने क्या कर दिया 5000। एक प्रोफेशनल क्लास बनाई, उसके अंदर में मैंने सैलरी कर दी 50,000। एक प्यून क्लास बनाई, उसके अंदर सैलरी 10,000, ठीक है, ओके। तो जब लेबर क्लास वाला ऑब्जेक्ट कॉल कर रहा है सैलरी को, तो मुझे क्या मिलना चाहिए 5000, राइट। जब भी उसका ऑब्जेक्ट, लेबर क्लास का ऑब्जेक्ट डॉट सैलरी इज इक्वल टू कोई भी वैल्यू असाइन करने जाएगा, तो उसको अलाउ नहीं करना चाहिए, राइट, तब उसको वहाँ पे वो एरर मैसेज देना चाहिए। अभी क्या होगा, टेस्ट का ऑब्जेक्ट बनेगा, अभी ये सामने जो केस है उसके हिसाब से टेस्ट का एक ऑब्जेक्ट बनेगा, और वो ऑब्जेक्ट ओवरराइड भी हो जाएगा, यानी कोई भी उसको ओवरराइड कर पाएगा, राइट, ओके। यानी वैल्यू तो भी जारी है, बाद में भला है वो वैलिडेट हो रहा है, लेकिन वैल्यू तो वो भेज पा रहा है प्रोग्रामिंग के थ्रू, राइट। और उसको अगर प्रोग्राम मिल गया किसी को, तो वो तो इंटरनली आपका वैलिडेशन भी अवॉइड कर सकता है ना, ठीक है, ओके। तो इस चीज़ के लिए आप प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करेंगे इस केस में, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक क्लास बनाते हैं सेपरेट अलग, क्लास test2, ओके। यहाँ पे एक प्रॉपर्टी बनेगी, राइट, प्रॉपर्टी बना देता हूँ मैं सैलरी, ठीक है, ओके। इसमें गेट रहेगा, एक सेट रहेगा, राइट। अगर मैंने दोनों ही यूज़ किया और कुछ उसको असाइन नहीं किया, जैसे फॉर एग्जांपल इसको मैं दे देता हूँ यहाँ पे स्ट्रिंग नेम, राइट, तो यहाँ पे वो गेट सेट कर सकता है नेम, ओके। सैलरी, ठीक है, मैंने सैलरी को क्या किया, जस्ट एक गेट मेथड ही प्रोवाइड किया है, ठीक है। यानी सैलरी की वैल्यू सिर्फ गेट होंगी, सेट नहीं होंगी, ठीक है, ये सिर्फ हम गेट कर सकते हैं, राइट। और इस क्लास का मैंने एक DLL बना दिया, अब मेरे जो भी डेवलपर लोग हैं उनको मैंने दे दिया, यानी कोड मेरा पूरी तरह से बंडल हो गया है, राइट। वो लोग देख नहीं सकते, वो लोग चेंज कर नहीं सकते, ये बन के रेडी हो गया है कि भैया आपको यही चीज़ें यूज़ करनी है, ठीक है। अब प्रोग्रामिंग में कोई बंदा, राइट, इसका क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, टेस्ट, कौन सी क्लास है अपनी 2, ठीक है, test2 का एक वेरिएबल बनाते हैं टेस्ट, राइट, टेस्ट डॉट नेम के अंदर में सेट कर पा रहे हैं, ठीक है, ओके। टेस्ट डॉट, ठीक, सैलरी इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ, कर सकता हूँ क्या, नहीं कर सकता हूँ, राइट, क्यों नहीं कर सकता हूँ, ऑनली ये क्या है, रीड ऑनली है फील्ड, राइट, ओके।
तो ये हम कर सकते हैं प्रॉपर्टीज़ के साथ। क्लियर है? और अगर वहीं पे मैं टेस्ट वाले वेरिएबल को अगर देखता हूँ तो टेस्ट वाले वेरिएबल में एक ही वैल्यू सेट कर सकता हूँ क्योंकि वो पब्लिक है ना। d2 डॉट ओके। अब यहाँ से मैं अगर सेट करना चाहूँ तो यहाँ से मैं 100 की जगह पे क्या भेज सकता हूँ, ये वैल्यू असाइन करने के लिए। वैल्यू तो असाइन हो ही जाएगी उसको, फिर मेरे प्रोग्रामर ने वैल्यू के लिए यहाँ पे वैलिडेशन जो लगाया हुआ था, राइट, ओके, उसको अवॉइड कर दिया। ठीक है, ये फंक्शन कॉल, राइट, यहाँ पे वैलिडेशन नहीं है फिलहाल, अपन ने लगाया है, लेकिन अगर नॉर्मली नहीं रहे तो फिर क्या होगा, जितनी वैल्यू सेट होंगी उतनी वैल्यू एज ए सैलरी अंदर चले जाएगा डेटाबेस में। यानी आपको ये टेक केयर करना पड़ेगा, राइट, कि प्रॉपर वैलिडेशंस चाहिए। ओके, ठीक है, यानी आपको खुद होके फिर वैलिडेट करनी पड़ेगी चीज़ें, राइट। लेकिन कंपाइल टाइम पे ही अगर आपको वैलिडेशन में डालना है चीज़ें तो आपको प्रॉपर्टीज़ यूज़ करनी पड़ती है क्लासेस के साथ। मोस्ट ऑफ द टाइम आप क्लासेस में प्रॉपर्टी का ही यूज़ करेंगे, फील्ड क्लास के अंदर ही वर्क करेगा, राइट। और प्रॉपर्टीज़ आप क्लास के बाहर भी यूज़ कर सकते हो। जैसे मेरे पास में यहाँ मैंने प्रॉपर्टी का नाम रखा सैलरी, राइट, लेकिन ये जो सैलरी है, ये सैलरी की वैल्यू मैं बाहर से यूज़ कर रहा हूँ एज ए सैलरी, लेकिन यहाँ पर आके मेरा एक फील्ड है एम्प्लॉय सैलरी डेटाबेस के अंदर, उसको मैंने नाम दे दिया एम्प्लॉय सैलरी। ठीक है, ओके, इज इक्वल टू 0। ठीक है, और वो सैलरी मैं यहाँ से सैलरी करके उसको यूज़ करूँगा और गेट सेट एम्प्लॉय सैलरी इज इक्वल टू वैल्यू, राइट, ओके। जो भी वैल्यू है वो यहाँ पे आएगा और एम्प्लॉय सैलरी में जो भी है वो यहाँ से रिटर्न जाएगा। ठीक है, यानी इंटरनली मेरा क्या है, फील्ड का नाम, डेटाबेस में फील्ड का नाम क्या है, EMP सैलरी, लेकिन बाहर प्रोग्राम में, मेन प्रोग्राम में, यानी आउटसाइड, राइट, आउटसाइड क्लास, मैं किस नाम से उसको कॉल कर रहा हूँ, सैलरी, राइट, ओके। अब वो किसकी सैलरी है वो यूज़र को पता नहीं है, वो किसकी सैलरी है, राइट, लेकिन क्लास के अंदर में मुझे पता है कि नहीं, वो एम्प्लॉय की सैलरी। ठीक है, यानी इस फील्ड में जा रही है। मैं यहाँ पे नेम कन्वेंशन भी रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ, यानी ओरिजिनल नेम मैं यहाँ पे हाइड कर रहा हूँ। ठीक है, ओके, इनकैप्सुल कर रहा हूँ, यानी आपको पढ़ा है ना कि इनकैप्सुलेशन। ठीक है, वहाँ पे मैं उसको छुपा रहा हूँ कि ओरिजिनल नाम क्या था भाई, ये कौन से फील्ड में जा रहा है डेटा, राइट। यूज़र को मैं जितना दिखा रहा हूँ प्रॉपर्टी का नाम, उतना ही वो देख पा रहा है, फील्ड इंटरनली यूज़ कर रहा है उसको। ठीक है, ओके। अभी तो हम लोग जो बना रहे हैं वो सिंगल पेज पे बना रहे हैं, ये क्लास अलग अलग फाइल्स में रहेगी, तो यूज़र तो डायरेक्टली सिर्फ इतने इसको ही एक्सेस करेगा ना, जो नया प्रोग्रामर है उसको तो ये पता भी नहीं कि ये क्लास कहाँ लिखी है, राइट, ओके। उसको सिर्फ पता है कि क्लास का नाम ये है, उसके अंदर ये प्रॉपर्टीज़ है, उसको यूज़ करना है। ओके, ठीक है, जल्दी से इसके लिए बनाइए प्रोग्राम, आप लोग क्लियर कीजिए, प्रॉपर्टीज़ को क्लियर कीजिए। एक स्टूडेंट का क्लास बनाइए, राइट, ओके, स्टूडेंट क्लास बनाइए, नेम, रोल नंबर और मार्क्स, ऐसे करके 3 प्रॉपर्टीज़ क्रिएट कीजिए। ठीक है, ओके, और वैलिडेट रखिए उसके अंदर में कि मार्क्स जो है वो ग्रेटर देन 100 नहीं होना चाहिए और लेस देन 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्लियर। और उसके लिए आप एक प्रोग्राम बना के जस्ट एक एंटर करो डेटा और डिस्प्ले करो, ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है, सिर्फ एंट्री और डिस्प्ले। ओके, प्रॉपर्टी का यूज़ सीखना है। इसमें मैंने डिस्प्ले नहीं किया ना, पब्लिक बनाया ना, ठीक है। कंसोल डॉट राइट,
एक स्टूडेंट क्लास बनानी है जस्ट, राइट। उसके अंदर में मार्क्स का वैलिडेशन डालना है कि मार्क्स 0 से लेस नहीं होना चाहिए और 100 से ग्रेटर नहीं होना चाहिए। सिंगल स्टूडेंट ऑब्जेक्ट ना, ऑब्जेक्ट का एरे बनाएंगे तो मल्टीपल स्टूडेंट्स रहेंगे। टोटल मार्क्स कर लो, टोटल मार्क्स कर दो, या फिर 5 सब्जेक्ट के मार्क्स ले लो, एक टोटल वाला वेरिएबल अलग ले लो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। जस्ट आपको वो कंसेप्ट सीखना है, फिर जैसे आपकी रिक्वायरमेंट आप वैसा यूज़ कर सकते हो ना, ठीक है। जैसे देखा जाए तो टोटल अलग अलग सब्जेक्ट के मार्क्स, एक टोटल, ऐसे करके हम नॉर्मली ने सिनारियो तो वैसे ही बोलता है, ठीक है। लेकिन देखा जाए तो सारों के लिए फिर प्रॉपर्टीज़ में आपको वैलिडेशन चाहिए, है ना। इससे बेटर एक बनाओ, एक बन गया तो बाकी भी बन जाएंगे, ठीक है। ठीक है, ओके। गेट एंड इसको यूज़ करना है, ठीक है। आगे आपको पूरा इसी का काम है, प्रॉपर्टीज़ का, राइट, ओके। जल्दी बनाइए, फिर बताता हूँ आप लोगों को मैं कि एक सेपरेट फाइल कैसे बनेगी क्लास की। सेटर में नहीं कर सकते ना चेंज। क्या हो रहा है, आप बंद नहीं कर रहे हो क्या उसको? हो रहा है रन वगैरह, कमेंट करा मैंने तो यहाँ पे नॉट रिलोड नहीं, आपने साइड में बंद किया कि नहीं किया? लास्ट टाइम वैसे ही किया था आपने, चालू रखा था विंडो, बंद किया ना अभी? हाँ अभी रन कर। रन हो रहा है। अगर ये ऐसे मिनिमाइज हाँ तो वो अभी तक क्लोज नहीं हुआ ना आपका प्रोजेक्ट, वो बंद करना पहले बंद करना पड़ेगा, डिबगिंग बंद करना पड़ेगा ना पहले, ठीक है। अभी वेब यानी अपन वेब एप्लीकेशन नहीं कर रहे ना, एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं, वेब एप्लीकेशन पे नहीं कर रहे हैं। वेबसाइट अगर हम क्रिएट कर रहे हैं तो पेज को अपन ने जैसे ओपन केयर के रखा है, फिर अपन कोड में चेंज करके जस्ट रिफ्रेश करके यूज़ कर सकते हैं, वैसा नहीं होगा इसमें। इसमें आपको स्टॉप करना पड़ेगा प्रोजेक्ट।
डॉट नेट के अंदर में कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि डॉट नेट बहुत इजी है। किसने सुना है ये कि डॉट नेट बहुत इजी है, सब कुछ बना बनाया मिल जाता है? सुना है, राइट? ओके, लेकिन लॉजिक तो आपको ही लगाना है। कुछ क्रिएट करने के लिए जो लॉजिक रहेगा वो तो आपको ही लगाना है। हाँ, ये है कि आपको बटन्स बने बनाए मिल जा रहे हैं, राइट? ओके, ग्रिड कंट्रोल डायरेक्टली मिल जाता है, जैसे जावा में या फिर पाइथन के अंदर में उनको ग्रिड कंट्रोल अगर कोई डिस्प्ले करना है तो टेबल टैग के थ्रू वो लोग लूप में चला के एक रोज क्रिएट करते हैं पेज के ऊपर में, राइट? ओके, वैसा यहाँ नहीं है। डॉट नेट में डायरेक्टली ग्रिड कंट्रोल आप ड्रैग एंड ड्रॉप करो एंड ग्रिड कंट्रोल को डायरेक्टली आप डेटा सेट पास करो, वो आपको डिस्प्ले करा देगा। ठीक है, वो इजी है, उतना पार्ट इजी है, राइट? लेकिन ये कहना कि पूरी तरह इजी है वो गलत है। लॉजिक तो आपको ही लगाना है कि कब कैसे क्या करना है, कोड तो आपको भी लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, देखिए एक वेब एप्लीकेशन यहाँ पे कैसे बनाते हैं, राइट? ओके, वो भी एक देख लेते हैं। कल अपन ने क्या देखा था कि विंडोज एप्लीकेशन कैसे बनती है और कंसोल एप्लीकेशन कैसे बनती है, राइट? ओके, अभी एक जस्ट देखते हैं कि वेब एप्लीकेशन एक छोटा सा कैसे बनता है। ठीक है, एक वेब एप्लीकेशन कैसे बनेगा यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, सब लोग इधर ध्यान दीजिए पहले। वेब एप्लीकेशन के लिए इसको ऑल कर देता हूँ, इसको भी ऑल कर देता हूँ। ठीक है, सी हैश में ही रखते हैं, राइट? ASP वेब एप्लीकेशन .NET फ्रेमवर्क, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एप्लीकेशंस, राइट? .NET के अंदर में एक होता है वेब फॉर्म्स और एक होता है आपका MVC, जहाँ पे रेजर कंट्रोल्स के यूज़ होते हैं। ठीक है, ओके, एक होता है वेब फॉर्म के थ्रू हम एक एप्लीकेशन बना सकते हैं और हम एक MVC के थ्रू एप्लीकेशन बना सकते हैं .NET के अंदर, राइट? कुछ कंपनीज अभी भी वेब फॉर्म को प्रिफर करती है क्योंकि उसमें कस्टमाइजेशंस बहुत सारे हो सकते हैं, यानी हो सकते हैं, राइट? एप्लीकेशन को आप कस्टमाइज कर सकते हो अपने हिसाब से, उसको आप डिज़ाइन कर सकते हो, राइट? MVC के अंदर में आपको अगर उसको फ्रंट एंड डिज़ाइन करना है तो आपको डिफरेंट टूल्स और थर्ड पार्टी टूल्स का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे रिएक्ट हो गया, राइट? jQuery हो गई, इसके थ्रू आपको सारी चीज़ें फिर उसके अंदर इंक्लूड करनी पड़ेगी, राइट? ओके, ठीक। और उसका एक स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए आगे जाना है MVC में। लेकिन वेब फॉर्म के अंदर में आप जो सोच सकते हो वो आप बना सकते हो। क्लियर है? ओके, एक तरह से बोल सकते हैं कि वेब फॉर्म थोड़ा सा पुराना है, MVC थोड़ा सा एडवांस वर्जन है .NET में। ठीक है, ओके। तो वेब फॉर्म में किस तरीके से चीज़ें होती है वो जस्ट मैं आपको ओवरव्यू बता रहा हूँ, क्योंकि आपको MVC पढ़ना है। ठीक है, बेसिक चीज़ें हम बेसिक जो अभी सीख रहे हैं वो वेब फॉर्म के थ्रू करेंगे, उसका भी एक प्रोजेक्ट आपको बनाते आना चाहिए, राइट? ओके, जैसे मैंने वेब फॉर्म सिलेक्ट किया, यहाँ जा रहा हूँ। ठीक है, क्रिएट, देखिए यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर का पूरा उसने बना के दे दिया, एक अलग अलग टेम्पलेट्स। ठीक है, जैसे आपको एम्प्टी टेम्पलेट है, एम्प्टी टेम्पलेट में वो आपको जस्ट एक फाउंडेशन देगा, आपके लिए एक फॉर्म क्रिएट नहीं करेगा, कुछ भी नहीं करेगा। बेसिक जो लाइब्रेरीज लगनी है वो लाइब्रेरीज इंक्लूड कर देगा आपके प्रोजेक्ट में। ठीक है, आपको स्क्रैच से, यानी पूरा ब्लैंक है, यानी पूरा जो आपका प्लॉट है वो पूरी तरह खाली है, आपको स्टार्टिंग से घर बनाना है ऐसा, यानी आपको CSS भी खुद ही बनाने हैं, हर एक चीज़ आपको खुद करनी है। ठीक है, ओके, ये हो गया ब्लैंक टेम्पलेट का। ठीक है, उसी तरह से वेब फॉर्म का एक पूरा 5 पेजेस का एक पूरा का पूरा वेबसाइट आपको ये डिज़ाइन करके दे देगा। 5 पेजेस जो बेसिक पेजेस है वो आपको ये ऑलरेडी पूरा का पूरा डिज़ाइन करके देता है। ठीक है,
आपको सिर्फ उसको अब अपने हिसाब से आगे मॉडिफाई करना है, राइट। ओके, ये क्लासेस भी ऐड कर देगा, बूटस्ट्रैप भी ऐड कर देगा, जेएस भी ऐड कर देगा, जावा स्क्रिप्ट भी ऐड कर देगा, जे क्यूरीज भी ऐड कर देगा, यानी सब कुछ ऐड कर देगा, आपको जस्ट यूज करना है बस आगे, यानी आपको अपने हिसाब से फिर उसको ढालना है, ठीक है। ओके, उसी तरह से एमवीसी में पूरा का पूरा आपको प्रोजेक्ट वो दे देगा एक बेसिक, राइट। उसके हिसाब से फिर एपीआई का प्रोजेक्ट अगर आप बना रहे हैं तो वेब एपीआई से रिलेटेड सारा फाउंडेशन आपके लिए बना के दे देगा, ठीक है। ओके, और ये सिंगल पेज एप्लीकेशन यानी एक ही पेज में सब कुछ रहेगा यहाँ पे, राइट। तो अपन पहले देखते हैं जस्ट एक वेबसाइट कैसे नॉर्मली क्रिएट होती है। वेब फॉर्म को सिलेक्ट किया है, राइट। ओके, कॉन्फ़िगर फॉर HTTPS उसको आप अनचिक कर दो, उसकी ज़रूरत नहीं है अपने को, ठीक है। क्रिएट किया, थोड़ा टाइम लेगा क्योंकि सारी चीज़ें वो डालता है आपके प्रोजेक्ट में, ठीक। ASP.NET में बहुत सारे कंट्रोल्स है, ठीक है, राइट। देखा जाए तो आप लोगों को सिर्फ MVC और ऊप्स के कंसेप्ट ही बोला है, लेकिन अगर आप वेब फॉर्म पढ़ने जाओगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी सीखने के लिए, ठीक है, राइट। जैसे देखिए अब यहाँ पे आ गए अपन स्टार्टअप प्रोजेक्ट, राइट। अब मैं डायरेक्टली जस्ट इसको रन कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो इस प्रोजेक्ट के अंदर वेब फॉर्म वाले प्रोजेक्ट में इसने क्या क्या कर दिया, प्रॉपर्टीज़ भी ऐड कर दिया, रेफरेंस जो कि ऑलरेडी रहते हैं हमारे पास, ठीक है। उसके बाद में एक डेटा, ऐप डेटा एक फोल्डर ऐड किया जहाँ पे कॉमन डेटा हम रख सकते हैं, शेयर्ड डेटा, राइट। एक होता है स्टार्ट पेज, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशंस फाइल होती है, ठीक है, कि किस तरह स्टार्ट करना है, ओके, कॉन्फ़िगर कैसे करना है एप्लीकेशन को, उसके लिए कंटेंट के अंदर में पूरा देखिए बूटस्ट्रैप से लेकर हर एक फाइल उसने ऐड कर दिया आपके लिए। स्क्रिप्ट में पूरे स्क्रिप्ट फाइल ऐड कर दी उसने जावा की, ठीक है। और ये बेसिक फॉर्म्स आपके लिए उसने ऐड कर दिया है, राइट। ओके, अब मैं इसको जस्ट रन करता हूँ, यहाँ से कर लेता हूँ, ठीक है। ठीक है, ये आपका एक वेबसाइट ऑन हो गया, राइट। इसके अंदर में ये फर्स्ट आपका होम पेज उसने दे दिया है, ठीक है। ये 3 कॉलम वाला डिज़ाइन है, राइट, 3 कॉलम डिज़ाइन बोलेंगे इसको, ठीक है। रीड मोर इसका एक बना के दे दिया, इस पर आप अपने हिसाब से आप कर सकते हो डिज़ाइन, ठीक है। ओके, अबाउट वाला पेज उसने दे दिया बना के आपको, कॉन्टैक्ट वाला पेज उसको बना के दे दिया आपको, ठीक है। इसके अलावा आपको और कुछ चाहिए तो आप फिर उसके अंदर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यानी इतनी चीज़ें आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको लेआउट करने की ज़रूरत नहीं है, उससे सब कुछ बना के दे दिया। इवन इसने आपको बूटस्ट्रैप भी ऐड करके दिया है, तो आपका यहाँ पे रिस्पॉन्सिव भी रहेगा वो, ठीक है। राइट, बूटस्ट्रैप भी ऐड करके दिया है, तो यहाँ पे आप उसको रिस्पॉन्सिव भी है वो, उसको आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, राइट। मोबाइल पे भी यूज़ हो जाएगा वो, नहीं तो सारी चीज़ें आपको स्क्रैच से करनी पड़ती ब्लैंक वाले के साथ, ठीक है, राइट। ओके, तो इस तरह से वेब पेज आपका क्रिएट होता है, ठीक है। अब अगर इसकी अगर बात करूँ टूल्स की, जैसे ये आपका एक अबाउट अस वाला पेज है, स्क्रिप्ट पूरा वही है, इसके अंदर में 2 चीज़ें मिलेंगी आपको, एक HTML डिज़ाइन मिलेगा, राइट, सोर्स और डिज़ाइन, ठीक है। ये आपका डिज़ाइन पार्ट हो गया।
ये आपका सोर्स पार्ट हो गया। नॉर्मली आप लोग जो PHP में काम करते हो डायरेक्ट सोर्स में आप कोड लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप अपने डिज़ाइन पार्ट में आके टूल बॉक्स के थ्रू जो भी आपको टूल यूज़ करने हैं उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको फिर जो भी यूज़ करना है, टेक्स्ट बॉक्स यूज़ करना है, कॉम्बो बॉक्स यूज़ करना है, फाइल अपलोडर यूज़ करना है, राइट, चेकलिस्ट बॉक्स यूज़ करना है, चेक बटन यूज़ करनी है, ठीक है। सारी चीज़ें आपको लर्न यानी थोड़ा यानी देखना है एटलीस्ट एक बार कि भाई क्या है इसका यूज़, राइट, ओके। तो एक ब्लैंक फॉर्म आप लोग जस्ट अभी क्रिएट कीजिए पहले, राइट क्लिक करके ऐड न्यू प्रोजेक्ट, ठीक है। यहाँ पे क्या डालेंगे, यहाँ पे क्या सिलेक्ट करना है आपको, ASP.NET वेब एप्लीकेशन, राइट, ASP.NET वेब एप्लीकेशन .NET फ्रेमवर्क, ठीक है, ASP.NEट वेब एप्लीकेशन .NET फ्रेमवर्क, ठीक है। फिर उसको नेक्स्ट करके एक नाम दे देंगे, ठीक है, और empty, राइट। वहाँ पे लिस्ट में आया क्या, ASP.NET वेब एप्लीकेशन आया, उसमें .NET फ्रेमवर्क उसको सिलेक्ट कर लो, ठीक है। उसको सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ empty वाला सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। नहीं वो नहीं, नीचे आइए, नहीं वो तो वेब एप्लीकेशन वाला जाएगा ना। अभी विंडोज़ वाला कंसोल वाला एक अलग चीज़ हो गई, कंसोल एप्लीकेशन एक अलग हो गया, राइट, विंडोज़ एप्लीकेशन एक अलग हो गया, वेब एप्लीकेशन एक अलग हो गया, ठीक है। आप तीनों की चीज़, तीनों के अंदर में आप सेम चीज़ कर सकते हो, ठीक है। अब वेब एप्लीकेशन की तरफ अपन इसलिए गए क्योंकि उसमें आपको कंट्रोल्स थोड़े बहुत मैं अगर पढ़ा दूंगा तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, राइट। आगे जाके उसको यूज़ में आएंगी वो चीज़, फॉर्म्स कैसे क्रिएट होते हैं, क्या होते हैं, राइट, ओके। और उसी में फिर अपन आगे कोडिंग में करेंगे, ठीक है। एम्प्टी सिलेक्ट कीजिए, एम्प्टी, हाँ, राइट, एम्प्टी सिलेक्ट कीजिए फिलहाल। उसमें आपको क्या स्ट्रक्चर मिलता है वो समझिए थोड़ा सा उसका। हाँ हाँ, चेकबॉक्स निकाल दीजिए HTTPS का, एम्प्टी सिलेक्ट कीजिए, ठीक है। क्रिएट, ठीक है। देखिए एम्प्टी के अंदर में आपको उसने कुछ भी नहीं दिया, एम्प्टी में उसने आपके लिए कुछ भी नहीं बनाया, ठीक है, ओके। ये एम्प्टी एप्लीकेशन है आपका, इसके अंदर उसने आपको सिर्फ सिस्टम के जो रेफरेंस फाइल्स है बस वही दिए, ठीक है। बाकी इसने आपके लिए कुछ भी डिज़ाइन नहीं किया, कोई फॉर्म नहीं दिया, कुछ नहीं, राइट। इसको अनटिक अगर नहीं भी करेंगे ना तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। सिर्फ थोड़ा ब्राउज करते टाइम पे वो आपसे बोलेगा कि ये सिक्योर नहीं है पेज, ठीक है। चलिए ये आपका एक एप्लीकेशन इसने दे दिया आपको, वेब एप्लीकेशन, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं है, राइट। फिर आप यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और ऐड करेंगे एक फॉर्म, ठीक है। अब यहाँ पे न्यू आइटम, ठीक है, ऐड फॉर्म के अंदर में न्यू आइटम, राइट, ऐड में न्यू आइटम सिलेक्ट करेंगे, ऐड के अंदर में न्यू आइटम। अब न्यू आइटम के अंदर में भी आपके पास में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, राइट। इसमें से आप क्या सिलेक्ट करेंगे, वेब फॉर्म, फिलहाल हम वेब फॉर्म देख रहे हैं, ठीक है। तो वेब फॉर्म सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। जैसे आप लोग अभी स्टूडेंट वाला एक मुझे फॉर्म बना के दिखाएंगे नेक्स्ट कल परसों, ठीक है, मॉर्निंग में।
तो स्टूडेंट्स, राइट, ऐड, ठीक है। तो ये मेरा फॉर्म बन के रेडी है। यहाँ पे फॉर्म मैंने ऐड किया तो फॉर्म आ गया है, जिसके अंदर में बॉडी टैग, फॉर्म टैग, DI, राइट, ये मेरे को दे दिया है इसने पहले ही। क्लियर है? अरे एक फॉर्म ऐड किए कर लिया आप लोगों ने, क्यों? नहीं, ASP.NET वेब एप्लीकेशन का तो सिलेक्ट किया ही था ना सभी ने। उसके बाद में इधर साइड में जो रहता है वहाँ पे टिक नहीं किया था क्या? तो फिर वेब एप्लीकेशन, तो फिर आपका वेब फॉर्म वाला एप्लीकेशन नहीं आया होगा। नीचे वेब एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन नीचे आओ, नीचे आओ। तो यही सिलेक्ट करना है ना, उसको सिलेक्ट करो और डबल क्लिक करो उसको। वही चाहिए फिलहाल, फिलहाल अभी फिलहाल वही चाहिए, ठीक है। देखिए, देखने के लिए डॉटनेट में बहुत सारी चीज़ें हैं, कंफ्यूज मत होना, राइट, कंफ्यूज मत होना। मैंने बोला है आपको सिर्फ अभी वेब फॉर्म पे हम कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, ठीक है। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं सीखने के लिए। अभी हमने एम्प्टी वाला सिलेक्ट किया, एम्प्टी वाला प्रोजेक्ट सिलेक्ट किया फिलहाल, राइट। और उसमें एक पेज अपन ने वहाँ पे अभी ऐड किया है, एम्प्टी सिलेक्ट करके एक पेज ऐड किया है, ठीक है। सिर्फ एक पेज ऐड किया है, उसके अंदर में आपको ऐसा एक स्ट्रक्चर मिल जाता है पेज का बेसिक। कर सकते हैं ना, मैंने आपको वही बताया ना। यहाँ पे जाइए, नीचे देखिए, नीचे डिज़ाइन है, स्प्लिट है और सोर्स है ना। बाय डिफ़ॉल्ट आपका सोर्स पे ओपन होता है फॉर्म, उसको आप डिज़ाइन मोड में ओपन कर दो, ठीक है। डिज़ाइन मोड में आपने आ गए, राइट। अब यहाँ पे आने के बाद में आप ऊपर से टेबल ऐड कर दो, इंसर्ट टेबल करके, ठीक है, कि आपको कितने रोज चाहिए, कितने रोज का आपको बनाना है, 4 रोज, राइट, 3 कॉलम्स, ठीक है। उसका पिक्सल वाइज ले लेते हैं, ठीक है। तो कॉलम बन गए, राइट। देन उसके बाद में यहाँ पे स्टूडेंट नेम थोड़ा सा बड़ा कर लो साइज, इसको ना 100% पे रखना ज़्यादा अच्छा रहता है टेबल को, परसेंटेज वाइज, ठीक है। 4 5, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे स्टूडेंट नेम, ठीक है। देन यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, तो जहाँ पे भी आपको लाना है टेक्स्ट बॉक्स वहाँ टिक किया, राइट, डबल इंटरसेक्ट किया तो टेक्स्ट बॉक्स आ गया, ठीक है। देन उसके बाद में यहाँ पे आके आप उसका रोल नंबर, यहाँ पे भी आपको टेक्स्ट बॉक्स लेना है तो टेक्स्ट बॉक्स ले सकते हैं रोल नंबर के लिए भी, ठीक है, ओके। यहाँ पे आपको इसके मार्क्स, यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है, ओके। और उसके बाद में यहाँ पे बटन्स, लिंक बटन भी रहती है आपके पास में, और आपके पास में एक नॉर्मल बटन भी है, ठीक है। दो टाइप की बटन्स आपको यहाँ मिलेगी। लिंक बटन जनरली हम यूज़ करते हैं, ठीक, इस टाइप से आपको ये दिखेगी, राइट। यहाँ पे भी हर कंट्रोल का आपको प्रॉपर्टी मिलेगा, जैसे लिंक बटन में टेक्स्ट के अंदर में जो भी आप लिखेंगे यहाँ पे सेव, ठीक है, कैंसल, सेव, जो भी आप लिखना चाहते हैं यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, ठीक है, ओके। अब ये टेक्स्ट बॉक्स है तो टेक्स्ट बॉक्स की भी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ है, उसके नाम चेंज कर सकते हो आप, राइट, ओके। जैसे टेक्स्ट बॉक्स का है वो नेम का है, तो मैं जनरली क्या लिखता हूँ, TXT स्टूडेंट नेम, ठीक है। यहाँ पे आके TXT स्टूडेंट रोल नंबर, TXT मार्क्स, ठीक है, ओके। ये 3 फील्ड अपन ने बना लिए।
तो इसका स्ट्रक्चर अगर अपन सोर्स में देखेंगे एक बार जाके, तो सोर्स में देखिए ये सारी चीज़ें आपकी बन चुकी है, राइट। आपने डिज़ाइन इससे बनाया था, ओके। ये सब कुछ यहाँ पे आपको बना के दे दिया है। उसी तरह से इसके अंदर में भी दो चीज़ें होती है कि ये डिज़ाइन फॉर्म हो गया आपका, और उसका एक CS पेज रहता है जहाँ पे बैकग्राउंड में कोड होता है कि सेव के क्लिक पे क्या करना है, बटन टेक्स्ट बॉक्स के चेंज इवेंट पे क्या होना चाहिए, राइट। सेव पे कौन सा कोड रन होना चाहिए, ठीक है। तो वो यहाँ पे होता है। आप बटन को डबल क्लिक करके भी कोड विंडो में जा सकते हो और यहाँ से भी जा सकते हो, राइट। बटन को क्लिक के ऊपर में मुझे क्या करना है वो देखना है, तो यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो इसका कोड विंडो आ गया, ठीक है। स्ट्रक्चर पूरा वैसे ही है। आपको एक क्लास मिलेगा स्टूडेंट का, फॉर्म का नाम जो भी रहेगा वो क्लास बनेगा, ठीक है। फॉर्म एज ए क्लास कंसिडर होंगी, ठीक है, ओके। फॉर्म का लोड इवेंट एक बाय डिफ़ॉल्ट इवेंट है। जब भी फॉर्म लोड होगा तो क्या होना चाहिए वो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे, क्या क्या चीज़ें प्रीवियसली लोड होकर आनी चाहिए, कैसे होना चाहिए, राइट, ओके। कोई वेरिएबल के अंदर वैल्यूज़ फैच करना है तो हम यहाँ पे करेंगे, डेटाबेस में से कुछ वैल्यूज़ फैच करना है तो हम यहाँ करेंगे लोडिंग पे, ठीक है, ओके। बटन के क्लिक इवेंट पे क्या होना है वो आप यहाँ लिखेंगे, राइट, ठीक। जैसे ये फॉर्म हो गया आपका, इसको एक काम करते फिलहाल, जैसे आपने ये 2 नंबर का एडिशन बनाया था ना, नंबर 1 कर देते हैं इसको, नंबर 2 कर देते हैं इसको, ठीक है, और इसको कर देते हैं टोटल, ठीक। इसको कर देते हैं राइट। अब इसके क्लिक इवेंट पे आपको यहाँ पे क्या करना है, टेक्स्ट बॉक्स, ओके, txt है, txt marks dot text is equal to int dot parse txt student name dot text plus int dot parse txt roll number dot text। ये एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि ये दोनों का इंटीजर ही आएगा, ठीक है। तो इसको कन्वर्ट कर देंगे स्ट्रिंग में, राइट। ठीक है, अब इसको रन करते हैं। ये बेसिक फॉर्म दिया आपको, एम्प्टी के अंदर में आपको एक नॉर्मल फॉर्म किया है क्रिएट, ठीक है, ओके। और फॉर्म एप्लीकेशन अगर आप लेते हो तो वो पूरी चीज़ें ऐड करके देगा आपको, CSS से लेकर हर एक चीज़, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपको CSS डालना है इस फॉर्म के ऊपर में तो आपको CSS ऐड करनी पड़ेगी, ठीक है, बूटस्ट्रैप ऐड करने पड़ेंगे, ओके। जैसे नॉर्मल आप प्रोजेक्ट में करते हैं वैसे ही कर सकते हैं। स्क्रिप्ट विंडो ओपन करो, बूटस्ट्रैप के CDN आप निकाल लो नेट से और वो वहाँ पे पेस्ट कर दो लाके, ठीक, हेडर सेक्शन में, ओके। एक नॉर्मल आपका फॉर्म आ गया 2500, ठीक है। यहाँ पे रिजल्ट आएगा आपका, ठीक है। .NET के अंदर मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि यहाँ पे डीबगिंग आप इजीली कर सकते हो। कैसे, आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, साइड में जो बार है आपका डीबगर लग गया, राइट। रन किया, ठीक है। यहाँ पे आके वैल्यू सिलेक्ट किए और ऐड पे क्लिक किया, तो जब मैंने ऐड पे क्लिक किया तो मेरा डीबगर यहाँ पे आके रुक गया। अब इस पोजीशन पे मुझे क्या है, वैल्यू एरर कहाँ से फेंक रहा है, F10 करते हुए मैं आगे बढ़ सकता हूँ, जैसे C में बढ़ते हैं, ठीक है, ओके। जैसे देखिए यहाँ पे वैल्यू क्या है, टेक्स्ट के अंदर में 25, यहाँ पे क्या है 52, ठीक है। मैंने F10 दबाया, नेक्स्ट स्टेप पे गया तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो गई 77, ठीक है, एंड देन F10, तो ये आ गया बाहर, ठीक है। तो इससे आप डिबगिंग इजीली हो जाती है
कि डेटाबेस में हम कहाँ पे एरर आ रहा है, वैल्यू क्यों सेव नहीं हो रही है, राइट। बाकी इसमें हमको वो चीज़ फिर कैच करके प्रॉपर देखना पड़ता है, टाइम ज़्यादा लगता है वहाँ डिबगिंग में, ठीक है। डॉटनेट के अंदर में ये बहुत अच्छा दिया है कि आप डिबगिंग इजीली कर सकते हो इसके आईडी में, ठीक है, ओके। अगर आपको कुछ और इसमें ऐड करना है आपके फॉर्म के ऊपर में, तो आप इसके स्क्रिप्ट में जाके जो भी आपने पहले फॉर्म बनाया होगा तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो स्टाइल, राइट, CSS जो भी ऐड करने हैं, राइट, ओके। आप यहाँ पे डाल सकते हो CDN वगैरह, ठीक है। तो वो उसके हिसाब से फिर आगे यूज़ करने में आएंगी चीज़ें, ठीक। जैसे नॉर्मल HTML पेज होता है वही पेज है, सिर्फ इतना है कि आपको यहाँ पे C# की एक फाइल मिल जाती है जिसके अंदर आप इवेंट्स के साथ कोड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ये तो आपको जस्ट HTML पेज हो गया ASPX, जो कि सर्वर साइड पे रन हो रहा है। ASPX जो है वो सर्वर साइड पे रन होता है, ठीक है, क्लाइंट साइड पे रन नहीं होता है, ओके। और CS मिलता है जिसके अंदर में उसका आप बैकग्राउंड कोड लिखते हैं कि कब क्या करना है, क्लियर है, ओके। तो एक स्टूडेंट के लिए आप एक फॉर्म क्रिएट करेंगे अभी आज, स्टूडेंट का फॉर्म, राइट, ओके। एक स्टूडेंट का फॉर्म क्रिएट करेंगे 5 सब्जेक्ट्स एंड टोटल मार्क्स के लिए, क्लियर है, श्योर। हेडिंग स्टूडेंट मार्क्स इन्फॉर्मेशन ऐसा दे देंगे ऊपर में, जिसके लिए आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा डिज़ाइनिंग पार्ट पे काम करेंगे, यहाँ पे H1 टैग का यूज़ करके, ठीक है। जिसको थोड़ा और अच्छे से बनाना है वो लोग यहाँ पे बूटस्ट्रैप का CDN आपको जहाँ से मिलता है नेट से, आप वो ले लीजिए, ठीक है। यही है ना, पता है कैसे उठाते हैं, ठीक है। यहाँ से आप उठा के उसको हेडर सेक्शन है ना, हेडर सेक्शन के अंदर डाल दीजिए, ठीक है, ओके। अगर आपको यहाँ से सिर्फ 2 लाइन ऐड करनी है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। और अगर आपको डॉटनेट से यूज़ कराना है, यानी डॉटनेट पे अगर आप चाहते हो कि मेरे प्रोजेक्ट में बूटस्ट्रैप का पूरा पैकेज लोड हो जाए, तो उसके लिए भी ऑप्शन है आपके पास, राइट क्लिक कीजिए, ठीक है, ओके, मैनेज नेटगेट पैकेजेस, राइट, उस पर क्लिक करेंगे तो आपके प्रोजेक्ट में क्या ऐड करना है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ब्राउज़ में जाइए, यानी नेट से लेना है हमको तो हम ब्राउज़ करेंगे, फिर बूटस्ट्रैप, ठीक है, तो बूटस्ट्रैप यहाँ पे आ जाएंगे, राइट। और कौन सा वर्जन आपको डालना है वो वर्जन इंस्टॉल कर देंगे तो उसके सारे फाइल्स आपके प्रोजेक्ट में ऐड हो जाएंगे। फिर आप जस्ट उस फाइल को ड्रैग एंड ड्रॉप करके लिंक बना लो, ठीक है। जैसे इसको मैंने इंस्टॉल कर दिया, अप्लाई, ठीक है, फिर देखिए स्क्रिप्ट फोल्डर बन गया, एक कंटेंट फोल्डर बन गया, राइट, ओके, ठीक है, ये बन गया। अब यहाँ से इस पहले हम क्या ऐड करते हैं, पहले CSS ऐड करते हैं कि जावा, पहले CSS, राइट, तो boot.css ले लेते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट, ओके, मीन वाली लेते हैं ना, mean.css ले लेते हैं, ठीक है, ओके। एंड देन ये भी, ठीक, इसमें भी मीन वाली पकड़ते हैं, ठीक है, ये हो गया। एंड देन अब आपको एक जावा की भी लगेगी, JS वाली, राइट, तो फिर से यहाँ पे चले जाओ, राइट क्लिक, नेटगेट पैकेजेस, jQuery, ठीक है, ऐड मार दो, राइट, ये सारा कुछ ऐड कर देगा आपको, ठीक है। अब यहाँ से कौन सा लेंगे, यही वाला, ये जिसको डिज़ाइन करके बनाना है ये उसके लिए बता रहा हूँ मैं, ठीक है, ओके। JS ऊपर लिखेंगे ना,
ओके, अब ये ऐड हो गया यहाँ पे CSS आपका, तो आप ये टेक्स्ट बॉक्स के अंदर भी क्लासेस ऐड कर सकते हैं। CSS क्लास इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे आप क्लास का नाम डाल के उसको ले सकते हैं चीज़ें, ठीक है, यूज़ करने के लिए। ओके, या फिर CDN यूज़ करोगे तो इतना सब आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डायरेक्टली आप CDN की जो क्लासेस है वो आप 3 लाइन उठा के यहाँ डाल सकते हैं। आपके प्रोजेक्ट के अंदर में जो एक्स्ट्रा की क्लासेस आई है या एक्स्ट्रा की जो फाइल्स आई है ना, वो नहीं आएंगी, यानी आपके प्रोजेक्ट का साइज़ नहीं बढ़ेगा इस केस में, ठीक है। आप सिर्फ CDN उठा के डाल देंगे तो काम बन जाएगा, राइट। नहीं तो आपको अगर ये यूज़ करना है तो इसको आप प्रॉपरली यहाँ पे लिंक दे के उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, एक फॉर्म बनाएंगे आज स्टूडेंट का, राइट, और एक क्लास फाइल बनाएंगे स्टूडेंट की। क्लास फाइल इसी के अंदर बना सकते हैं आप लोग। जैसे ये स्टूडेंट बनी है ना क्लास, इसके ऊपर आप एक क्लास स्टूडेंट नाम से, या फिर एक है ना, इसको स्टूडेंट मैनेजमेंट नाम से प्रोजेक्ट दे देता, ठीक है, और यहाँ पे एक स्टूडेंट की क्लास फाइल बनाएंगे जिसके अंदर में उसके प्रॉपर्टीज बनाएंगे, नेम, रोल नंबर, मार्क्स 1, मार्क्स 2, मार्क्स 3, ठीक है, और एक टोटल मार्क्स, राइट। क्लियर है, ट्राई करो, होगा, ठीक है। एक फॉर्म बनाना है और एक स्टूडेंट का क्लास बनाना है, जस्ट, बाकी कुछ मत करो, सिर्फ एक क्लास बनाना है 5 प्रॉपर्टीज के साथ, ओके, और एक फॉर्म डिजाइन करना है, राइट, ठीक है। क्लास की प्रॉपर्टीज कैसे बनेगी वो आप बस सीखिए आज।